अपना अध्ययन आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बिहार श्रृंखला जो है संपूर्ण बिहार विशेष की जो श्रृंखला है उसका अगला वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो महाजनपद वो वैदिक काल है, वैदिक काल में बिहार और फिर इसका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार विशेष में इसके पाठ्यक्रम की चर्चा कर ली है। आज जो अगला टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो है महाजनपद काल में बिहार। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है जो पाठ है वो है महाजनपद काल में बिहार। महाजनपद काल में बिहार। तो उत्तर वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है और लोहे की खोज की वजह से धारदार हथियारों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लोहे के हथियारों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ये लोग प्रगलन से परिचित थे तो लोहे को गला करके उससे विभिन्न प्रकार के धारदार हथियारों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। धारदार हथियारों के निर्माण की प्रक्रिया जब बढ़ती है तो इससे क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं? पहली तो ये होती है कि जंगलों की कटाई होती है। जंगलों की कटाई होती है। और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि कृषि में नवीन यंत्रों का उपयोग बढ़ जाता है। क्या होता है? नवीन यंत्रों का उपयोग बढ़ जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज होती है तो हम लोग देखते हैं कि धारदार हथियारों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है? जंगलों की कटाई में वृद्धि होती है। और दूसरा जो होता है वो ये होता है कि कृषि में नवीन यंत्रों का उपयोग शुरू हो जाता है। जंगलों की कटाई से क्या होगा? जंगलों की कटाई से कृषि योग्य भूमि की अधिकता बढ़ेगी। कृषि योग्य भूमि की क्या हुई? अधिकता बढ़ी। अब कृषि योग्य भूमि की अधिकता बढ़ी और दूसरी तरफ क्या है कि कृषि में नवीन यंत्रों का अर्थात जो लोहा है, लोहे के हल से या लोहे के फाल से जमीन की जुताई करने से, खेत की जुताई करने से गहरी जुताई होती है। गहरी जुताई संभव होती है और गहरी जुताई होने की वजह से ज़मीन उपजाऊ अधिक होता है और जो उत्पादन है उत्पादन में वृद्धि होती है। तो जंगलों की कटाई हुई और कृषि योग्य भूमि बनी ढेर सारे। उसके बाद नवीन यंत्रों के प्रयोग से क्या हुआ कि गहरी जुताई संभव हुआ। गहरी जुताई संभव हुआ। गहरी जुताई संभव हुआ से ये है कि लोहे के फाल से, लोहे के फाल से जो हल का वो हिस्सा जो जमीन को चीरता है उसको फाल कहते हैं। तो लोहे के फाल से जमीन पर या जमीन खेत में गहरी जुताई संभव हुई। गहरी जुताई संभव होने से क्या हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अब देखिएगा, उत्पादन में वृद्धि हो गई। उत्पादन में वृद्धि होने से क्या फर्क पड़ा? जब उत्पादन में वृद्धि हुआ इसका मतलब अब ये समझ लीजिए कि अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष उत्पादन।
अधिशेष उत्पादन से खाद्यान्न आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित हो गया। खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित होता है इससे। खाद्यान्न आपूर्ति पर्याप्त होने लगता है। जब खाद्यान्न आपूर्ति, भोजन की आपूर्ति जो है, या भोजन की आपूर्ति जब व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से मिलने लगता है तो इससे क्या होता है, व्यक्ति भोजन की तलाश में जो 24 घंटा भटकता रहता था, भोजन की तलाश में रहता था, वो कम से कम भोजन की तलाश में जो समय व्यतीत करता था, चूँकि अधिशेष उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब जो उत्पादन है, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन को बचा के रखा जा रहा है ताकि और कभी उसका उपभोग किया जाएगा। तो इससे क्या हो, व्यक्ति कोई उत्पादन किया किसी अनाज का और उसको आगे भी उपभोग के लिए रख लिया अपने पास, और इसके बाद वो इस चीज़ से निश्चिंत हो गया कि अब हमारे पास खाने पीने की चीज़ें तो हो गई। इससे खाली जब होता था आदमी तो फिर और अलग चीज़ सोचने का प्रयास करता था। इससे क्या था, खाद्यान्न आपूर्ति पर्याप्त हुआ, इससे व्यक्ति की विशेषज्ञता बढ़ी। मतलब किसी न किसी क्षेत्र में व्यक्ति धीरे धीरे निपुण होने लगा। कृषि के अलावा, जैसे जब तक सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था, अधिशेष उत्पादन नहीं था, तब तक व्यक्ति क्या करता था कि वो भोजन के तलाश में ही या भोजन इकट्ठा करने की प्रक्रिया में ही 24 घंटा उसी में लगा रहता था। लेकिन अधिशेष उत्पादन ने क्या किया कि उसको इस चीज़ से मुक्त कर दिया, और जब मुक्त कर दिया तो व्यक्ति अन्य प्रकार की चीज़ें सोचने लगा, सोचने समझने लगा। उससे क्या हुआ कि विशेषज्ञता उत्पन्न हुई, व्यक्ति में कुछ और करने की कला उत्पन्न हुई। इससे क्या होता है, विशेषज्ञता उत्पन्न होने का प्रभाव ये पड़ा कि अन्य प्रकार के शिल्प उद्योग व अन्य उद्योग, शिल्प व अन्य उद्योग विकसित हुए। क्या हुए, शिल्प व अन्य उद्योग क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अब देखिए यही सब कारण है। इससे क्या हुआ, इससे क्या होता है कि नगरीकरण को गति मिलती है। नगरीकरण को गति मिलती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पे देखिए नगरीकरण को गति मिलती है इन सारी चीज़ों से, इन सारे चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और नगरीकरण को गति मिलता है। और अंततः बुद्ध के जन्म से पहले लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो 16 महाजनपद, जो जिसे द्वितीय नगरी क्रांति भी कहा जाता है, प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरी क्रांति, द्वितीय नगरी क्रांति कहा जाता है। पहली नगरी क्रांति जो है वो प्रथम नगरी क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसके बाद दूसरी नगरी क्रांति हम इसको कहते हैं महाजनपद काल को। तो महाजनपद काल को किस नाम से जाना जाता है, महाजनपद काल को कहा जाता है द्वितीय नगरी क्रांति। द्वितीय नगरी क्रांति। तो फिर यही महाजनपद काल है, या महाजनपद काल कहिए या फिर द्वितीय नगरीय क्रांति कहिए। तो यही द्वितीय नगरी क्रांति है। और नगरीकरण की व्यवस्था, जो नगरीकरण को गति कहाँ से मिला, नगरीकरण को गति मिला कि लोहे की खोज हो गई।
सबसे पहले हम अगर बहुत पीछे जाके देखें तो हम पाते हैं कि नगरीकरण को गति इसलिए मिला क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी। लोहे की खोज होने से हुआ क्या कि जंगलों की कटाई हुई और दूसरा चीज़ कृषि में नवीनतम यंत्रों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। जंगलों की कटाई से हुआ क्या कि कृषि योग्य भूमि की अधिकता बढ़ी और कृषि में नवीन यंत्रों के उपयोग से क्या हुआ कि गहरी जुताई संभव हुआ। गहरी जुताई संभव होने से उत्पादन में वृद्धि होता है। उत्पादन में वृद्धि होने से उत्पादन अधिशेष होता है और जब अधिशेष उत्पादन होता है तो खाद्यान्न की आपूर्ति है, जो भोजन की आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति की विशेषज्ञता बढ़ती है किसी न किसी क्षेत्र में। इससे क्या होगा, व्यक्ति की विशेषज्ञता बढ़ने से शिल्प और उद्योग विकसित होते हैं। शिल्प के अलावा अन्य उद्योग विकसित होते हैं, क्योंकि आप देखिए जंगली क्षेत्र है ही, जंगली क्षेत्र है, वहाँ पे लकड़ी के भी ढेर सारे उद्योग, जैसे बढ़ई वाला जो उद्योग है वो भी काफ़ी उसको भी काफ़ी गति मिलता है, क्योंकि व्यक्ति को खाद्यान्न की ऊपर आपूर्ति हो गई है और ये अन्य चीज़ सोचने में अपना दिमाग लगा रहा है, न कि सिर्फ भोजन इकट्ठा करने के लिए अपना दिमाग लगा रहा है। पहले क्या था कि सिर्फ भोजन इकट्ठा करने के लिए, खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, भोजन की आपूर्ति के लिए वो क्या था, वो हमेशा कार्यरत रहता था। लेकिन अधिशेष उत्पादन से खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। इससे व्यक्ति अन्य चीज़ें सोचने के लिए मजबूर होता है या खाली समय पा जाता है अन्य चीज़ सोचने के लिए। अन्य चीज़ सोचने के लिए खाली जब समय पाता है तो उसके अंदर जो है वो विशेषज्ञता उत्पन्न होती है किसी न किसी चीज़ को लेकर, उसका दिमाग आगे बढ़ता है और अन्य चीज़ करने के लिए वो प्रेरित होने लगता है। इससे क्या होता है कि शिल्प उद्योग व अन्य प्रकार के उद्योग विकसित होते हैं, उनको गति प्रदान होती है, गति मिलती है। इससे क्या हुआ कि नगरीकरण को गति मिली और जब नगरीकरण को गति मिली तब जाके द्वितीय नगरीकरण होती है भारत में। द्वितीय नगरीकरण भारत में होती है, जिसको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। तो ये है महाजनपद काल। इसके बाद जो अगली लाइन है हम लोगों की वो ये है कि बिहार में नहीं, अभी बिहार में नहीं, अभी हम लोग बात करें तो बुद्ध के जन्म से पहले यही लाइन मिलती है आपको कहाँ, बिहार समग्र नामक पुस्तक में आपको सेम यही लाइन देखने को मिलेगी कि बुद्ध के जन्म से पहले लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब जब हम लोगों ने इतना देख लिया है कि नगरों का विकास जो है वो प्रारंभ हो गया है, नगरों के विकास के प्रारंभ होने से अंततः हुआ क्या, हुआ ये कि बुद्ध के जन्म से पहले लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं, जिसका साक्ष्य हमें 2 प्रकार के ग्रंथों से, 2 धर्म ग्रंथों से मिलता है। बुद्ध के जन्म से पहले अब क्या हुआ कि नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से 16 महाजनपद उत्पन्न होते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया है कि बुद्ध के जन्म से पहले भारतवर्ष में 16 महाजनपद हुए। अब इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, जो ये है 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है, उल्लेख इसका साक्ष्य जो है ढेर सारे ग्रंथों से मिलता है। और
बाकी अन्य ग्रंथों में जो है वो 16 की जगह संख्या में गड़बड़ी मिलती है, ढेर सारे महाजनपदों की चर्चा होती है, लेकिन 16 महाजनपद जो कि सिद्ध होता है, जो कि है, पता चलता है उसके बारे में कि ये सही है, वो 16 महाजनपद हैं। तो इसका साक्ष्य 2 धर्म ग्रंथों से मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, पहला जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और दूसरा जो है वो जैन धर्म ग्रंथ है। दो प्रकार के 2 धर्म ग्रंथों से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वो है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा जो जैन धर्म ग्रंथ है, दूसरा है, ये है भगवती सूत्र। ये भगवती सूत्र है। तो 2 प्रकार के धर्म ग्रंथों से 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। 2 प्रकार के धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, और दूसरा जो है वो जैन धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र है। अब यहाँ तक कि हम लोगों की बातें हो गई हैं। अब हम लोग प्रवेश करते हैं बिहार में, क्योंकि हम लोग बिहार विशेष पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग बिहार में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से महाजनपद है 16 महाजनपदों में से जो कि बिहार में अवस्थित थे। तो जानकारी मिलती है कि 3 महाजनपद ऐसे थे, जो कहाँ थे? जो बिहार में अवस्थित थे। वो 3 महाजनपद कौन कौन से हैं? 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं बिहार विशेष के बारे में, तो हम लोग उसी महाजनपद पे थोड़ी थोड़ी बातें फोकस करेंगे जो कि बिहार में अवस्थित होंगे। तो 3 महाजनपद जो बिहार में अवस्थित थे वो थे लंबी लाइन खींच लेते हैं ताकि यहीं पे कुछ अन्य जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्या होगा कि जगह हम लोगों को मिल जाएगा अधिक। तो 3 प्रकार के महाजनपद, मतलब 3 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में मिलते हैं। पहला जो हम लोग बात करें, हालांकि पहला नहीं, मतलब ऐसे क्रम में नहीं है, ये मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी गिरिव्रज। पहली राजधानी जो थी वो गिरिव्रज थी या राजगृह। गिरिव्रज या फिर राजगृह, ये पहली राजधानी थी। पहली राजधानी से सेंस है कि 2 राजधानियां नहीं थीं, पहली राजधानी थी ये, मतलब एक साथ 2 राजधानी नहीं थी कि ये पहली और दूसरी। ये प्राचीन राजधानी थी,
पहले ये थी, बाद में दूसरी राजधानी आगे चल के बनी पाटलिपुत्र। तो छोटी सी जानकारी बस यहीं पे बस ये जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि तीन कौन कौन से वो महाजनपद हैं जो कि बिहार में अवस्थित थे। तो ये पहला महाजनपद है, मतलब क्रम में पहला नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पहला महाजनपद है वो मगध महाजनपद है जो कि बिहार में स्थित था। दूसरा जो है अंग है। अंग की राजधानी थी चंपा। चंपा जो है अंग की राजधानी थी। और तीसरा जो है वो है वज्जी संघ। तीसरा जो महाजनपद है जो कि बिहार में स्थित था वो था वज्जी संघ। क्या था? वज्जी संघ। ये तीन प्रकार के महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो कि बिहार में स्थित थे। अगर आपके सामने प्रश्न ये आए और दे दे कि इनमें से कौन सा महाजनपद जो है वो बिहार में अवस्थित था, इसमें से एक दे दे और 3 वो देगा जो नहीं थे, तो इसमें से जो एक होगा वो सही होगा। दूसरा सवाल ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था, ये तीनों दे के एक अलग देगा तो वो अलग वाला आंसर हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से सवाल आपसे दागे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि 3 वो महाजनपद हैं, ये अंग, वज्जी और मगध, 3 ऐसे महाजनपद हैं जो कि बिहार में स्थित थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग वज्जी संघ के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बिहार में स्थित था तो बिहार विशेष हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वज्जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तीनों महाजनपदों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वज्जी संघ के बारे में अगर हम लोग बात करें, वज्जी संघ, ये वज्जी संघ क्यों कहा जा रहा है? वज्जी संघ इसलिए कहा जा रहा है कि ये 8 कुल, 8 वंश या 8 परिवार, ये कह लें कि 8 परिवार, बहुत बड़े बड़े कुल मतलब परिवार ही होता है, लेकिन वो क्या था कि बड़े बड़े एक राजवंश हुआ करते थे आपस में, मतलब अपने आप में एक राजवंश ही थे। तो 8 राज्य एक तरह से मान लीजिए, जैसे भारत है, भारत में इतने ढेर सारे राज्य हैं वो शामिल है, वैसे ही वज्जी संघ है। वज्जी संघ है, जैसे भारतीय संघ है वैसे ही वज्जी संघ था। भारतीय संघ में ढेर सारे राज्य शामिल हैं, उसी तरह से वज्जी संघ में उस समय ढेर सारे राज्य शामिल थे और ढेर सारे राज्यों की संख्या थी 8। इसमें 8 राज्य शामिल थे। 8 राज्य शामिल थे, इसका मतलब ये गणतंत्र था, ये गणतांत्रिक व्यवस्था पे संचालित हो रहा था यहाँ का शासन व्यवस्था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र, विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, वो वज्जी संघ है। वज्जी संघ विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र है। इससे पहले कोई गणतंत्र राज्य देखने को नहीं मिला था या गणतंत्र राष्ट्र देखने को मिला नहीं था। ये विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र है। जितने भी गणतंत्र हुए भारत में, मतलब विश्व में, वो इसके बाद ही हुए। तो 2 चीज़ें वज्जी संघ के बारे में, इसमें 8 राज्य शामिल थे, विश्व का प्राचीनतम ये गणराज्य है। जो 8 राज्य शामिल थे वो विदेह, वज्जी, लिच्छवी,
वज्जी, लिच्छवी, विदेह, वज्जी, लिच्छवी के अलावा ज्ञात्रक, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इक्ष्वाकु एक और वंश है वो कुरु, कौरव, इक्ष्वाकु के बाद कौरव, कौरव, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये 8 राजवंशों का ये समूह था। तो 8 राजवंशों का जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों का ये क्या होता है, समूह होता है। 8 राज्यों का ये वज्जी संघ। तो 8 राज्य जो हैं विदेह है, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक है, उग्र है, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव। इन 8 राज्यों का समूह होता है ये वज्जी संघ। दूसरी जो बात है, विश्व की प्राचीनतम गणतंत्र है ये। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि वज्जी संघ में 7,707 राजा हुए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर के अनुसार वज्जी संघ में 7,707 राजा थे। वज्जी संघ में कितने राजा थे? तो वज्जी संघ में 7,707 राजा थे। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार की बातें हो गई वज्जी संघ के बारे में। इस संघ में 8 राज्य शामिल थे और उन 8 प्रतिनिधियों को एक साथ मिला के क्या कहा जाता था? 8 प्रतिनिधियों मतलब एक एक राज्य, जैसे विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव, इन सभी से एक एक प्रतिनिधि चुन के आते थे। जैसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ मिला दिया जाए, एक साथ मिला के एक संस्था तैयार कर दी जाए। तो उस प्रकार से यहाँ पे सभी राज्यों के प्रतिनिधि क्या थे? वो एक समूह में थे। सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को के समूह को अष्टकुल, इस चीज को आप याद रखें, अष्टकुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के समूह को अष्टकुल कहा जाता था। जब सभी 8 राज्यों के प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठा होते थे तो उस संस्था को अष्टकुल कहा जाता था उस समय। ठीक, तो अष्टकुल क्या है? अष्टकुल ये है कि जब वज्जी संघ के 8 राज्यों के प्रतिनिधि इकट्ठा होते थे या उनके समूह को, सामूहिक रूप को, वो अष्टकुल कहा जाता था। तो ये रहा अष्टकुल। उसके बाद जो है, गांव के मुखिया को गमगामिक,
और उद्योग के मुखिया को पूर्वगामी कहा जाता था। तो दो प्रकार की मुखिया के बारे में जानकारी मिलती है, गमगामिक, गमगामिनी या गमगामिक कहा जाता था, गमगामिक। और दूसरा जो है, ये दो प्रकार के जो मिलते हैं मुखिया और पूर्वगामिक, पूर्वगामिक या पूर्वगामिनी। तो ये क्या था, ये जो गमगामिक था वो इस गांव के मुखिया जो आज ग्राम प्रधान होते हैं वो उस समय गमगामिक था, गांव का मुखिया, विलेजमैन, ग्राम प्रधान। और जो ये है ये उद्योग का मुखिया होता था, उद्योगों की इकाइयों का प्रधान। उद्योग प्रधान जो होता था उसको पूर्वगामिक या पूर्वगामिनी कहा जाता था। तो उद्योग का प्रधान पूर्वगामिक, गांव का प्रधान गमगामिक या गमगामिनी। तो इतनी जानकारी वज्र संघ के बारे में है। इसके बाद अगर वज्र संघ के बारे में और बात करें तो वज्र संघ का वर्तमान लोकेशन की बात करें अगर हम लोग, तो वर्तमान का जो तिरहुत प्रमंडल है उसमें वैशाली जो है, वैशाली और मुजफ्फरपुर, इसका जो वर्तमान लोकेशन है, वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल में, बिहार में प्रमंडल होते हैं तो तिरहुत प्रमंडल में शामिल क्या, तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली और मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र, वैशाली व मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र वाले क्षेत्र में वज्र संघ अवस्थित था। तो 6 बातें यहाँ पे वज्र संघ के बारे में हमने देखा। आप देखिए कौन कौन सी बातें हैं। इसमें 8 राज्य शामिल थे, 8 राज्यों का ये संघ था वज्र संघ। वो 8 राज्य हैं विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव। ये 8 प्रकार के राज्यों का समूह था जो वज्र संघ था। दूसरी बात जो है, वज्र संघ जो है विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र जो है वो वज्र संघ है। तीसरी जो बात है, उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो 7,707 राजा थे वज्र संघ में। उसके बाद सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के समूह को अष्टकुल कहा जाता था। तो हमने ये जाना कि अष्टकुल क्या है। तो अष्टकुल जो है वो वज्र संघ के 8 राज्य जो हैं, 8 राज्यों के प्रतिनिधियों के समूह को, वज्र संघ में शामिल 8 राज्यों के प्रतिनिधियों के समूह को अष्टकुल कहा जाता था। अगली जानकारी जो है गमगामिक और पूर्वगामिक के बारे में है। जो गमगामिक है वो गांव का मुखिया होता था जिसे गमगामिनी भी कहा जाता था, और पूर्वगामिक जो है उद्योगों की इकाइयों का मुखिया होता था जिसे पूर्वगामिनी भी कहा जाता था। इसके बाद इसके अगर वर्तमान लोकेशन की बात करें तो जो तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल के वैशाली और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में यह अवस्थित था।
राजाओं की सभा को संस्था कहा जाता था और राजाओं की सभा को कहा जाता था, संस्था कहा जाता था। यहाँ आप देखिए ऊपर एक जानकारी है और वज्र संघ के बारे में, राजाओं की जो सभा का बैठक होता था, जो राजा थे, ये जो राजा थे या ये कह लें कि जो इसके प्रतिनिधि थे, ये प्रतिनिधि या 7,707 राजाओं की पुष्टि होती है उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार। तो हालांकि इतना नहीं तो कुछ तो रहे होंगे। तो ये जो राजा थे, राजाओं का एक सभा बैठती थी, तो उस सभा को संस्था के नाम से जाना जाता था। तो राजाओं की सभा को संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजाओं की सभा को संस्था कहा जाता था। और ये जो संस्था है, संस्था का आयोजन, संस्था का आयोजन या बैठक जिस भवन में होता था, जिस भवन में होता था, उस भवन को संस्थागार नाम से जाना जाता था। तो वज्र संघ में संस्थागार क्या था? क्या था? संस्थागार क्या था? तो संस्थागार वो था, देखिए वज्र संघ में राजाओं के समूह को संस्था कहा जाता था और संस्था का आयोजन जिस भवन में होता था, उस भवन को संस्थागार के नाम से जाना जाता था। तो वज्र संघ के बारे में कितना समय हो गया? 20 मिनट का समय है। 20 मिनट के समय में हम लोग और देख लेते हैं वज्र संघ के बाद अंग महाजनपद के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इतनी जानकारी वज्र संघ के बारे में उपलब्ध है जो कि बिहार में आयोजित होने वाले समस्त परीक्षाओं के लिए पर्याप्त हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अंग महाजनपद के बारे में। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। राजधानी की बात करें तो ये थी चंपा। एक जानकारी, सबसे पहली जानकारी, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। और अंग का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अंग का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद से। अंग महाजनपद की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से। वर्तमान में भागलपुर व मुंगेर वर्तमान अवस्थिति।
अंग महाजनपद स्थित था। अंग महाजनपद कहाँ स्थित था? अगर इसके बारे में बात करें तो अंग महाजनपद वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में स्थित था। इसको वेनसांग चेनम्पो कहता था। किसको? अंग महाजनपद को वेनसांग इसको चेनम्पो को आप याद रखेंगे, चेनम्पो कहता था। कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि वेनसांग जो है वो चेनम्पो किस महाजनपद को संबोधित करते हुए कहता था। तो जो वेनसांग है, वेनसांग वो इसको अंग महाजनपद को चेनम्पो कहता था। तो 3-4 प्रकार की जानकारी यहाँ पे अंग महाजनपद के बारे में कि इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद से। उसके बाद अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र है वर्तमान में यहाँ पे स्थित हुआ करता था कभी अंग महाजनपद। उसके बाद देखें वेनसांग जो है अंग महाजनपद को चेनम्पो कह के पुकारता था। अंग महाजनपद में कुल 25 राजा हुए और जिसमें से पहला आर्य राजा तितुक्षी था। अंग महाजनपद में 25 राजा हुए। अंग महाजनपद में कितने राजा होते हैं? अंग महाजनपद में 25 राजा होते हैं, जिसमें पहला जो आर्य राजा था वो तितुक्षी था। अंग महाजनपद में 25 राजाओं की पुष्टि होती है। कितने राजाओं की? 25 राजाओं की पुष्टि होती है, जिसमें से 25 राजा थे। 25 राजा एक साथ नहीं थे, बारी बारी से 25 राजाओं ने राज किया और जिसमें पहला आर्य राजा जो था वो था तितुक्षी। कक्षा वाला 6 है, तितुक्षी था। ये बात। अंग महाजनपद में 25 राजा हुए। 25 राजा में से जो पहला आर्य राजा था वो था तितुक्षी। उससे पहले जो राजा हुए तितुक्षी से पहले वो आर्य नहीं थे, अनार्य राजा हुए थे। जो पहला आर्य राजा हुआ अंग महाजनपद का वो हुआ तितुक्षी। कुल मिला के 25 राजाओं ने इस महाजनपद पे शासन किया या राज्य किया। इसके बाद अगर अंतिम आर्य राजा की बात करें तो अंतिम आर्य राजा यहाँ का कर्ण था। जो महाभारत में वो वही कर्ण है जो महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण, महाभारत का चर्चित पाठ है कुंती पुत्र कर्ण। अंतिम आर्य राजा कुंती पुत्र कर्ण था। तो अंतिम आर्य राजा कर्ण, पहला आर्य राजा तितुक्षी। तो अंग महाजनपद के बारे में अगर हम बात करें तो अंग महाजनपद में कुल कितने राजा हुए? तो अंग महाजनपद में कुल मिला के 25 राजा होते हैं। अंग महाजनपद में कुल मिला के 25 राजा होते हैं। 25 राजाओं में अगर बात करें सबसे पहला आर्य राजा, तो सबसे पहला आर्य राजा जो था वो तितुक्षी था। और जो अंतिम आर्य राजा है वो वही राजा कर्ण हैं जो महाभारत में एक चर्चित पार्ट है, जो चर्चित भूमिका है वो है कुंती के पुत्र कर्ण। कुंती पुत्र कर्ण जो है वो अंग महाजनपद के अंतिम आर्य राजा थे और तितुक्षी जो है अंग महाजनपद का पहला राजा था। और इस महाजनपद में 25 राजाओं ने शासन किया। यहाँ का अंतिम राजा कौन था? जब महाभारत जब महाभारत समाप्त हुआ तो महाभारत के बाद मगध और अंग में जो क्या है कि संघर्ष जारी रहा।
महाभारत युद्ध के पश्चात अंग और मगध में लगातार संघर्ष होता रहा। यहाँ तक की बातें हो गई, ये सब आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगली जानकारी जो है वो हम लोग इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। वो ये है कि महाभारत युद्ध के बाद अंग और मगध में, महाभारत युद्ध के पश्चात अंग और मगध में, महाभारत युद्ध के पश्चात अंग और मगध में क्या होता है, संघर्ष होता है, होता रहता है। और अंततः ब्रह्मदत्त नामक अंतिम राजा, अंतिम आर्य राजा कर्ण था, लेकिन अंतिम जो राजा था वो था ब्रह्मदत्त। संघर्ष होता रहता है और अंततः अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के काल में के समय बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया, मगध में मिला लिया और ये बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है। बिंबिसार है वो हर्यक वंश वाला है, मौर्य वंश वाला बिंदुसार नहीं है। बिंबिसार ने क्या किया, एक मिनट, इसकी पुष्टि आप करना पड़ेगा कि बिंबिसार है कि बिंदुसार। ये बिंबिसार ही है। जी सर, बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बिंबिसार और बिंदुसार में, तो यहाँ पे बिंबिसार ही हैं। और अंत में क्या हुआ कि बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का क्या किया, प्रांतपति नियुक्त कर दिया, प्रांतपति नियुक्त किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंग महाजनपद का जो प्रांतपति था वो कौन था, तो अंग महाजनपद का प्रांतपति जब मगध में शामिल हुआ अंग, तो प्रांतपति हुआ कौन, अजातशत्रु। तो आप देखिए कि महाभारत युद्ध के पश्चात अंग और मगध में संघर्ष जारी रहता है, संघर्ष चलता रहता है, लेकिन अंततः होता क्या है कि जो मगध महाजनपद है वो मजबूत पड़ता है
और अंग का अंतिम जो राजा है ब्रह्मदत्त, उसी के शासनकाल के दौरान अब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि अंग महाजनपद को किसने शामिल किया था मगध महाजनपद में, तो बिंबिसार, ये सिंपल सा सवाल है। लेकिन यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब अंग को बिंबिसार ने मगध में शामिल किया तो अंग महाजनपद का राजा कौन था उस समय, तो उस समय अंग महाजनपद का जो राजा था वो था ब्रह्मदत्त। तो अंग महाजनपद के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय बिंबिसार ने क्या किया, अंग को मगध में मिला लिया और क्या किया कि अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग महाजनपद का प्रांतपति नियुक्त कर दिया मगध महाजनपद में अंग को मिलाने के बाद। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अंग महाजनपद में अंतिम तीन राजाओं की बात करें, जब तक ये संघर्ष हो रहा था, 3 राजाओं तक संघर्ष होता रहा। दधिवाहन, दृढ़वर्मन पहला, दूसरा दृढ़वर्मन और तीसरा जो है ब्रह्मदत्त। तो ये 3 राजा हुए। क्या था कि जब अंग महाजनपद और मगध महाजनपद में संघर्ष प्रारंभ होता है तो यहीं से लगभग इससे पहले ही प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो दधिवाहन और दृढ़वर्मन किसी न किसी प्रकार से इसको संभाले रहते हैं, लेकिन ब्रह्मदत्त के समय में क्या होता है कि बिंबिसार ने इसको अपने मगध में मिला लेता है, इसको अंग महाजनपद को। तो जब संघर्ष प्रारंभ होता है अंग और मगध महाजनपद में तो अंतिम 3 राजा यही थे। अंतिम 3 राजा दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त, और ये क्रम से है। यदि आपसे कभी क्रम पूछ लिया जाए तो आप क्रम इस प्रकार से दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त को याद कर सकते हैं क्रम से। तो जो ज्ञात राजाओं के बारे में यही है। आपको हमने बताया कि 25 राजाओं ने अंग महाजनपद पे शासन किया, तो 25 राजाओं का नाम नहीं मिलता है। जो पहला आर्य राजा तितुक्षी के बारे में हमने बात किया, अंतिम आर्य राजा कर्ण के बारे में बात किया, उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त के बारे में। ये 5 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ एक और अन्य राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, बाकी की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तो जिसका काम है यहाँ पे, इन्हीं लोगों का काम है, ये लोग महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनके बारे में जानें। यदि आपसे क्रम अगर ये से भी पूछ सकता है, जैसे कि पहला आर्य राजा तितुक्षी था, तो तितुक्षी, दधिवाहन, दृढ़वर्मन, ब्रह्मदत्त, एकदम सटीक तो क्रम नहीं है, लेकिन क्रम तो सही है, क्योंकि ये राजा जो है दधिवाहन, ये कर्ण के बाद ही हुआ। या चूँकि जो तितुक्षी है, तितुक्षी जो राजा हुआ वो पहला राजा था, पहला आर्य राजा था, तो इससे तो पहले ही हुए। तो तितुक्षी अगर पहले रखा जाए, दधिवाहन, दृढ़वर्मन, ब्रह्मदत्त, तो ये तो सही है, क्रम तो सही हो जाएगा। ऐसे तो दे सकता है ऐसे, क्योंकि ज्ञात राजा और नहीं है, जो ऐतिहासिकता सबकी संदिग्ध है, तो उन सब का नाम ऐतिहासिकता संदिग्ध है तो नहीं दे सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन देगा तो 3 ये दे सकता है, अंतिम में उपरोक्त में से सभी या कोई नहीं भी दे सकता है ऐसे। लेकिन अगर 4 सटीक ऑप्शन दे अगर कोई नहीं या इनमें से सभी जैसा ऑप्शन न देना चाहे तो एक नाम आगे कोई भी जोड़ सकता है, क्योंकि जितने भी राजा हुए इन सभी से पहले हुए, क्योंकि ये अंतिम 3 राजा हैं। अंतिम 3 राजा हैं, तो जो भी राजा का नाम हम लोग 2 राजाओं का नाम लिए हैं, चाहे कर्ण हो चाहे तितुक्षी हो, ये इनसे पहले ही हुए, तो चाहे कर्ण का नाम रख दे या तितुक्षी का, या दोनों का नाम रख दे, दधिवाहन, दृढ़वर्मन, ब्रह्मदत्त, ये तीनों लास्ट में ही रहेंगे। तो उल्टा पुल्टा करके 2-3 ऑप्शंस देगा, चौथा जो होगा वो सटीक ऑप्शन होगा, चाहे जो हो, मतलब चौथा ही नहीं होगा, अंतिम वाला ही नहीं होगा, कोई भी हो सकता है चारों में से, वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो क्रम में लिखने के लिए आ सकता है। तो इस बात को आप याद रखें कि अंतिम 3 राजा जो है अंग महाजनपद का, वो थे दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त। दधिवाहन से ही महाभारत युद्ध के पश्चात दधिवाहन राजा के बाद से ही उसमें
अंग महाजनपद में और मगध महाजनपद में क्या होता है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अंतिम में ब्रह्मदत्त के समय में क्या होता है कि बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया और मगध में मिलाने के बाद अंग के प्रांतपति के रूप में अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप देता है या नियुक्त कर देता है। यहाँ तक की बात हो जाती है अंग महाजनपद के बारे में। दधिवाहन के बारे में अगर बात करें, दधिवाहन इसकी पुत्री थी चंदना। अब चंदना का नाम क्यों हम बता रहे हैं, चंदना का नाम इस सेंस में इंपॉर्टेंट होता है कि जैन धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। जैन धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। अच्छा, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि दधिवाहन की पुत्री थी। दधिवाहन की ये पुत्री थी, दधिवाहन की पुत्री चंदना थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है कि ये दधिवाहन की पुत्री थी। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जैन धर्म को स्वीकार करने वाली वो पहली महिला थी। तो जैन धर्म को स्वीकार करने वाली जो पहली महिला थी चंदना, वो किसकी पुत्री थी, वो दधिवाहन की पुत्री थी। जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला जो चंदना थी, उसके पिता का नाम दधिवाहन था। वो किस महाजनपद के राजा थे, अंग महाजनपद के राजा थे। तो अंग महाजनपद के अंतिम से तीसरे राजा जो थे वो दधिवाहन थे और उनकी पुत्री जो थी चंदना थी, और वो चंदना वही उनकी पुत्री है जो जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। तो अंग महाजनपद के बारे में यहाँ पे हम लोग यहाँ तक जानकारी कंप्लीट होती है। इतनी जानकारी पर्याप्त है अंग महाजनपद के बारे में। इसके बाद तीसरा जो महाजनपद है जो बिहार में अवस्थित है वो है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद का जो पहला राजवंश है वो क्या है, वो वृहद्रथ है। वृहद्रथ मगध महाजनपद का पहला राजा है, पहला राजवंश है वृहद्रथ वंश। मगध महाजनपद की राजधानी आप लोग जानते हैं, लोकेशन आप लोग जानते हैं। ये लोकेशन की बात अभी हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। पहले ये जानें कि जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद में पहला जो राजवंश था, राजा शासन करने वाला, वो कौन थे, वो थे वृहद्रथ राजवंश। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है पुराणों और महाभारत से। इसकी जानकारी पुराणों और महाभारत से मिलती है। महाभारत और पुराण, एक मिनट जरा देख ले यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। जी वहाँ तक तो दिख रहा है। तो वृहद्रथ वंश जो है, वृहद्रथ वंश मगध महाजनपद में शासन, पहले इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि ऋग्वेद में मगध महाजनपद को कीकट कहा गया है। मगध महाजनपद को कीकट कहा गया है और कीकट का जो पहला राजा था वो था परमानंद, ऐसी बात की जाती है। इसका मतलब कीकट का राजा परमानंद था। वो क्या कहा जा रहा है, वेदों के अनुसार, ऋग्वेद में ऐसा कहा जा रहा है कि महाजनपद में जो मगध महाजनपद है उसका प्रारंभिक राजा जो था वो क्या था, वो परमानंद था। लेकिन महाभारत में कहा जा रहा है, पुराणों में कहा जा रहा है कि जो मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद का स्टार्टिंग जो प्रारंभिक राजवंश है वो वृहद्रथ राजवंश है। वृहद्रथ राजवंश का संस्थापक वृहद्रथ नाम का एक राजा ही था। इस वंश का सबसे प्रतापी और सबसे महान राजा जो हुआ करता था वो था जरासंध।
इन सब के बारे में इतिहास में पढ़ा जाता है, हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बृहद्रथ, जरासंध, इसके बारे में एक आध और राजाओं की जानकारी मिलती है इस वंश के बारे में, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये जाने आप कि बृहद्रथ वंश मगध महाजनपद का पहला राजवंश था, और ऐसा कौन कहता है, ऐसा महाभारत कहता है और ऐसा पुराण कहता है। उसके बाद दूसरे जो राजवंश की बात आती है वो है हर्यक राजवंश। हर्यक वंश, तो दूसरा जो वंश है मगध महाजनपद में शासन करने वाला वो है हर्यक वंश। जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश में राजा जो हुए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। बिंबिसार ने मगध में किसको मिलाया, उसको अंग को, और अजातशत्रु को वहाँ का प्रांतपति नियुक्त कर दिया। बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया किसके शासनकाल में, अभी हमने बताया कि ब्रह्मदत्त के शासन, उसके हाँ ब्रह्मदत्त के शासनकाल में। तो बिंबिसार, अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा हुए। उसके बाद उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक, उदयन या उदयभद्र, मुंडक, अनिरुद्ध, इससे पहले ही अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, तो ये राजा हुए हर्यक वंश में। सबसे पहला राजवंश होता है बृहद्रथ राजवंश, उसके बाद हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, ये राजा होते हैं कुछ हर्यक राजवंश के अंदर। उसके बाद का जो राजवंश है वो शिशुनाग राजवंश है। शिशुनाग राजवंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था हर्यक राजवंश के अंतिम राजा नागदशक को मारकर। तो शिशुनाग राजवंश होता है शिशुनाग। अगला राजवंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, जो पहला राजा है इसका वो है शिशुनाग। शिशुनाग ने ही किसको नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। जो दूसरा राजा के बारे में कालाशोक एक राजा था, ये भी शिशुनाग वंश से ही संबंधित था। कालाशोक, जो कालाशोक है दिव्यावदान में इसको जो कहा जाता है, इसको काकवर्ण, दिव्यावदान नामक एक ग्रंथ है, इसको काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक को काकवर्ण कहाँ कहा गया है? दिव्यावदान में, दिव्यावदान नामक ग्रंथ में। दिव्यावदान नामक ग्रंथ में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। इसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश का जो राजा है, नंदवंश का महानंदिन और महापद्मानंद। इसके बाद जो वंश है नंदवंश, महानंदिन, महापद्मानंद और घृणानंद।
घृणानंद, ये नंद वंश के शासक हुए थे। उसके बाद आप जानते हैं मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये मगध महाजनपद चूंकि बिहार में अवस्थित है, क्या है, मगध महाजनपद बिहार में अवस्थित है, तो मगध महाजनपद के बारे में तो कम से कम जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार विशेष। बिहार विशेष के संदर्भ में मगध ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात, इस बार के बिहार पीसीएस में मगध महाजनपद से सवाल पूछे जाने के चांसेस अधिक हैं, क्योंकि मगध महाजनपद या चंद्रगुप्त या जो मौर्य वंश की बात करें तो उस समय जो अखंड भारत था, अखंड भारत की नक्शा वर्तमान में जो नई संसद बनी है उसमें लगाया गया है। तो ये चर्चा में रहा है इस साल, तो हो सकता है सवाल पूछे जाने के चांसेस अधिक बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, उसके बाद अंतिम जो है मौर्य वंश की जानकारी हमें मगध महाजनपद से मिलती है। यानी कि मगध महाजनपद पे इतने राजवंशों ने शासन किया है। तो इसके बारे में, जैसे बृहद्रथ वंश है तो बृहद्रथ वंश के बारे में छोटी सी 1-2 मिनट की जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन फिर बड़ी जानकारी और कहीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इस तरह की जानकारी ली जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बृहद्रथ राजवंश उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद हर्यक राजवंश से हम लोग बात करेंगे, बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बिहार विशेष है और बिहार में मगध महाजनपद स्थित था। इसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। तो मौर्य वंश और मौर्योत्तर वंश जो है, ये वाला जो टॉपिक है ये मगध महाजनपद के अंतर्गत ही, मगध महाजनपद जो है, महाजनपद काल में मगध महाजनपद में ही हम लोग मौर्य वंश तक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। जो फ्रेश टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा गुप्त काल होगा। गुप्त काल जो होगा वो अलग से एक फ्रेश टॉपिक होगा, लेकिन मौर्य वंश तक या मौर्योत्तर वंश तक हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, मगध महाजनपद के अंतर्गत, क्योंकि मगध महाजनपद पे ही इन लोगों ने शासन किया है। तो अगली क्लास से हम लोग लेके आएंगे मगध महाजनपद का उत्कर्ष।